ओके, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. वेरी गुड। चलो हाँ, तो कल का पेपर वैसे इजी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? Yes, sir. ओके ओके। पहला क्वेश्चन तो था, उसका आंसर ऑब्वियसली था 2/7, क्योंकि उसका जनरल फॉर्मूला होता है 2/2n+1 फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो n3 था, तो ऑब्वियसली ये 2/7 था। दूसरे का जैसा कि तुम सबने किया है, एटलीस्ट 1 0 वाज इनसाइड द यूनिट डिस्क ऑफ दैट पॉलिनोमियल जो लंबा चौड़ा था। और तीसरे का था जस्ट हैड इवैल्यूएटेड वाज 25/6। और चौथे में एक्चुअली जब मैंने फिर से कैलकुलेट किया इट वाज 24, और 24 कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुमको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ओके। एक्चुअली मैंने जब खुद कैलकुलेट किया था पहले तो मुझे 12 आया था, पता नहीं मैंने किसी जगह प्लस की जगह माइनस कर दिया था, तो उससे गलती हो गई। बट नेवरदलेस अब तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी इससे एक चीज अच्छा हुआ, तुमने मतलब थोड़ी मेहनत की, ऑल्दो 4 ही क्वेश्चन थे। ओके, चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक जो गाउस लूकस थ्योरम के हिसाब से किया, इज इट रिकॉर्डिंग? हाँ, तो गाउस लूकस थ्योरम ने हमें ये बताया कि कॉन्वेक्स हल ऑफ द जीरोस कंटेन्स द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ a polynomial. So now another thing is the other evident, वो ये कि अगर मैं p of z लेता हूँ polynomial, let me call it an z raised power n plus a sub n minus 1 z raised power n minus 1 plus so on and so forth plus a1z plus a0, और मान लो इसके जीरोस हैं z1 z2 अप टू zn। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव भी लेता हूँ p dash z, और वो होगा n टाइम्स a n z raised power n minus 1 plus a sub n minus 1 into n minus 1 z raised power n minus 2 plus so on and so forth. इसी तरह से of course you would have somewhere a to z plus a. तो मान लो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स w या इसके जीरोस, इसके डेरिवेटिव के यानी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स p के, वो है w2, इसके n at most n-1 होंगे because it's a polynomial of degree n-1. So मान लो ये इसके जीरोस है। Now another relation is very obvious, वो ये कि अगर मैं वो अपने जो तुमने कल यूज किए वो न्यूटन्स रिलेशंस यूज करूं, I know that summation z1 I runs from 1 to n, चलो I, अगर मैं इन जीरोस का सम लूं, it should be minus a sub n minus 1 divided by a n. But if I take the average, not average, if I take the sum of the critical points, means zeros of this polynomial, so I should have summation wi, I runs from 1 to n minus 1, should be equal to, of course, the same idea, it should be minus a sub n minus 1 into n minus 1 divided by n a n. But that can be written as n minus 1 divided by n into minus a n minus 1 a n. And if you look at this equation, so it means that this is equal to n minus 1 divided by n summation zi, I runs from 1 to n, which further implies that 1 by n minus 1 summation I runs from 1 to n minus 1 wi is equal to 1 by n times summation zi, I runs from 1 to n. यानी जो एवरेज होगा सभी क्रिटिकल, या एवरेज कह लो, सेंट्रोइड कह लो, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स का, you're taking their sum and dividing by the number of numbers, so एवरेज उनका सेम होगा, which is interesting. यानी उनका सेंट्रोइड सेम होगा। यानी पहले तो हम कह रहे हैं कि अगर इस डिस्क में, डिस्क क्या कोई भी कॉन्वेक्स सेट में अगर जीरोस हैं
है ना, इस तरह से, तो इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स भी होंगे। दूसरा हम कह रहे हैं जो इनका एवरेज होगा, जो इनका सेंट्रोइड होगा ना, जो बीच का पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स का भी वही होगा। तो सेंट्रोइड वुड बी इनवेरिएंट अंडर डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट अगर मैं लूं p डबल डैश एट z, और फिर अगर तुम खुद चेक करोगे और उसका भी देखोगे सेंट्रोइड, उसके जीरोस का, you would see that it would again be the same. तो अंडर डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स जीरोस चेंज। तो अगर मैं लूं पहला कोई z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, इसके कुछ जीरो होंगे, लेकिन फिर अगर मैं लूंगा इसका डेरिवेटिव, इसके जीरोस बिल्कुल अलग होंगे, है ना। लेकिन क्या, लेकिन ये कि इसका जो सेंट्रोइड होगा और इसका जो सेंट्रोइड होगा वो सेम होगा। अब उसका ये भी मतलब है, जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया, मान लो इसका जीरो एक इधर है एक इधर है, राइट। तो दो पॉइंट्स का सेंट्रोइड क्या होता है, उनका मिड पॉइंट। एक पॉइंट का सेंट्रोइड क्या होता है, वो खुद। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो -3/2 है ना, -3/2 इसका जीरो है। इट मस्ट बी, ये कहीं भी हो, कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, तो ये इनका मिड पॉइंट हो हमेशा। फॉर दिस केस ना, ऐसे ही मैंने बता दिया, it would be the midpoint of the zeros of the quadratic equation. But you can check, it's interesting. और इसकी मदद से एक्चुअली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका भी ऐसा ही है, जिसमें हम बजाय जीरो देखने के उसका मिड पॉइंट देखते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता ही है ना, सिंपल है उसको सॉल्व करना, लेकिन एक मेथड ऐसा भी है जिसमें हम इस आइडिया को यूज करते हैं एक तरह से। ओके, सो दैट वाज दिस। लेकिन इससे एक और बात पता चली जो कि रिलेवेंट है, वो ये कि अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लो Z1 है, Z2 है, Z3 कहीं और है, Z4 इधर है, Z5 यहाँ पे कहीं पे इनका सेंट्रोइड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये बन गया इनका कॉन्वेक्स हल। दिस इज द कॉन्वेक्स हल। चलो यहाँ Z6 भी है कोई, ठीक है। तो इनका कॉन्वेक्स हल है द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट विच कंटेन्स द जीरोस। अब इन पॉइंट्स का सेंट्रोइड यहाँ पे है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी होंगे, से W1, W2, W3, W4, W5, ठीक है ना। लेकिन इनका सेंट्रोइड भी यही पॉइंट है। सो आई शुड एक्सपेक्ट ऑन एन एवरेज जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब ऑन एन एवरेज आई कैन से जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, रफली दे शुड बी क्लोजर टू द सेंट्रोइड देन द जीरोस, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जो हम करेंगे। पेज ही ऐसे ही करते हैं, इसको रब करते हैं। ओके, वो ये है, if p of z, या f लिया हमने, चलो f लिया है, उस पे f लिया है इसने, p लेते हैं, हम f क्यों लें। if p of z is a polynomial of degree n with zeros, चलो ग्रेटर देन 1 करते हैं, क्योंकि उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं, है ना। अगर ना वो नॉन, unless it is zero, zeros z1, z2 up to zn and critical points. Let us call them w1, w2 up to wn minus 1. Then this is true, which is very interesting. वो ये कि one average of the moduli of the imaginary parts of critical points, यानी अगर मैं लूं imaginary, should I write here, चलो zk रखते हैं, k runs from 1 to n, इनका modulus is less than equal to the average, यहाँ w,
W. Okay, so it is Wk. So it is less than equal to the sum of the moduli, the average of this moduli. K runs from 1 to n minus 1. यहाँ पे होना चाहिए 1 to n modulus of imaginary parts of Zk. Okay. Okay. So this is what we have to prove. क्या है वही कि roughly जो जो पूरा तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली है ना, तुम्हें ये सोचना है, ऐसा भी हो सकता है ना कभी कि जीरो इधर है एक इधर है ना, तो ये उनका हो गया कॉन्वेक्स हल. मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तो इनका कहीं यहाँ पे होगा सेंट्रोइड. अब ये हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स यहीं पे हो, या क्रिटिकल पॉइंट्स एक यहाँ पे हो, दूसरा यहाँ पे हो, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बट वी कैन प्रूव दिस पार्ट. आई विश दिस वाज ट्रू फॉर बजाय इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस ऑफ जेड की, तो फिर अच्छा था. ओके, क्योंकि अगर वैसा होता तो there is something that has not been proved about polynomials, तो वो प्रूव हो सकता था if it was instead of imaginary part of wk. ओके, तुम ट्राई करो, अगर तुम यहाँ पे wk ला सको फिर मुझे बता देना, पहले तुम इसका प्रूफ देखो. ओके, फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम we need the following lemma. लेम्मा थोड़ा लंबा है तो इसका प्रूफ भी फिर है, तो इट्स लेंथी वन. ओके, तो लेम्मा पहले मैं स्टेट करता हूँ. ओके, what is the lemma? Let gamma be any complex number. Any complex number different from zero. Zero नहीं है ये, different from zero with imaginary part. Actually ये तब भी true होगा, यहाँ तो हमने लिया नेगेटिव. अगर हम पॉजिटिव लेंगे ना, मतलब यहाँ अगर मैं रखूं कि इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तब भी ये प्रूफ है. मतलब ऐसे ही थ्योरम चलेगा, लेकिन मतलब बीच में हर जगह लिखना है, जहां हमने नेगेटिव लिखा वहां पॉजिटिव लिखना. ओके, एंड लेट r be bigger than modulus of gamma, then integral from minus r to r, integral from minus r to r log of modulus of 1 minus, okay, 1 minus gamma divided by x dx is equal to the pi, ये pi है, it's not product, huh? Pi multiplied by imaginary part of gamma plus big O of 1 by r as r approaches infinity. ओके, अब इसमें ये है बिग O. यू नो बिग O नोटेशन? बिग O नोटेशन पता है? यस और नो बोलो ना. We say a function fz is big O of say some other function g, x में रखता हूँ better, g of x, as say x approaches some number, if there exists some positive constant c such that f of x is less than c times g of x as x approaches, मतलब values closer to a. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, it is of the form, it is in mod, it is less than some constant times 1 by r as r becomes very very large. So but वो मतलब इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है बी को इधर समझने में, बट इन जनरल ये कहीं और पे भी लिखा हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स
prove the theorem. So let 0 be, let we take an epsilon positive. Epsilon is less than modulus of gamma by 2. Now for p positive, and of course I have got a belonging to R. We define, we set, notation set करेंगे हम C sub D A. उसका मतलब है मेरा all complex number, right, such that Z is of the type A plus T into e raised to power iota theta, right, where theta lies between 0 and pi. मतलब ये लंबा चौड़ा का सिर्फ मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, ए कोई रियल नंबर है, ए को तुमने यहां पकड़ा, फिर उस पे तुम ले लो टी रेडियस का, जो टी है ना इधर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, टी रेडियस का ले लो एक सेमी सर्कल, और कुछ नहीं, मतलब ये आर्क, इसका मतलब है यहाँ पे ए है, ये जो ये आर्क मैंने बनाया ना यहाँ से यहाँ तक, कहां से कहां तक, राइट, ए कोई पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक टी है, तो ये जो रेडियस है ना, सेमी सर्कल विद सेंटर ए एंड ऑफ कोर्स रेडियस टी, तो ये हमने इस तरह से डिफाइन किया क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। एंड लेट सी टी का मतलब है सी टी एट 0, यानी अगर मैं 0 पे लेता हूं देन ऑब्वियसली फिर ये बन जाएगा, मतलब अगर मैं ए को 0 लेता हूं, इसका नाम मैंने सी टी दिया, मतलब नाम है, हमने कुछ ऐसी सेट की कुछ नोटेशन टू मेक आवर जॉब इजी। ओके, ये करने के बाद एंड थिंक ऑफ, चलो हम इसको लिखेंगे, थिंक ऑफ दिस एज एन और सी टी ए एज एन ओरिएंटेड कर्व, यानी हम मानेंगे इसकी एक डायरेक्शन है, क्योंकि ऑफ कोर्स डेफिनेशन में तो डायरेक्शन का जिक्र नहीं है ना, लेकिन जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये ओरिएंटेड कर्व है, यानी इसकी एक ओरिएंटेशन है, ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। अब यूजुअली हम बाय कन्वेंशन काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, मतलब दैट अप्लाइज टू दिस सेट because we mean this set of points and with this orientation. Okay, ये हो गया, let gamma epsilon r be the positively oriented curve consisting of C sub r followed by this arc, यानी L epsilon r, which is, ये नोटेशन से डरना नहीं, सीधा r minus epsilon union minus C epsilon union epsilon epsilon r। अब मैंने क्या कर दिया, हाँ इस तरह से करते हैं, देखो तुम्हें पता ही है सी एप्सिलॉन का मतलब क्या है, 0 पे वो तुम्हें माइनस का मतलब है नेगेटिव ऑफ द, और ये मतलब चलो मैं लिख देता हूँ पहले वो, मतलब वायर negative C epsilon means negative of an arc means the change in orientation, where the negative of the arc means the arc with reversed orientation. अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था देखो एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन का मतलब ये है कि मैं एप्सिलॉन रेडियस लूंगा 0 पे, यहाँ से भी एप्सिलॉन, और फिर मैं इसको ऐसे करूंगा, सो अगर ये एप्सिलॉन है और अगर यहाँ पे 0 है, सो दिस इज सी एप्सिलॉन, ठीक है ना, सो इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस सी एप्सिलॉन का मतलब ये वाली आर्क,
ठीक है, माइनस सी एप्सिलॉन है। तो कहने का मतलब ये जो एल माइनस आर माइनस एप्सिलॉन है, इसका मतलब है ये, मैं माइनस आर से गया यहां, ठीक है, फिर मैं पहुंचा 0 पे, लेकिन वहां पे मैं ऐसे गया विद एप्सिलॉन डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां 0 था तो मैं ऐसे गया, फिर मैं पहुंचा एप्सिलॉन पे, ये माइनस एप्सिलॉन है, तो फिर मैं फिर से आर तक गया। तो मेरे कहने का मतलब है ये था। तो मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने क्या नाम है इसका, गामा एप्सिलॉन आर का मतलब है ये कर्व फॉलोड बाय सी आर। सी आर का मतलब ये, तो ये है अपना बिना डरे गामा, कहाँ गया, गामा एप्सिलॉन आर, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ मैं रब करता हूँ, यानी 0 के अराउंड हमने छोटा सा आंख मार दिया, हम ऊपर से गए, उसी का नाम पड़ गया ये, फिर हमने इसको सी एप्सिलॉन से मिला दिया, सी आर से मिला दिया, इसके बाद सी आर को फॉलो करेंगे, वी गेट अ क्लोज लूप। और तुम समझ ही रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज दैट, कि अगर वो इफ दिस लाइज विद इन, क्या बोलते हैं, अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन रीजन, तो उसमें जो क्लोज लूप होगा वहां पे उसका इंटीग्रल 0 होगा, तो वही हम यूज करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। हाँ, ओके, इन केस इफ गामा वाज रियल, अब हमारे पास जो ये गामा है ना, मान लो ये कोई रियल नंबर है, मतलब इस लाइन पे अगर है, पहले तो ये है कि गामा जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी वो इस राइज, मतलब दिस इज द रियल लाइन, तो वो नीचे होगा, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 वो नहीं है, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा या यहाँ पे कहीं पे होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम बजाय इस कंटूर के लेने की, अगर गामा यहाँ पे हुआ तो हम उसको भी एप्सिलॉन से ऐसे, मतलब ना कवर कर लेंगे, एक और बम्प हम इसमें डालेंगे ना अपनी इस कंटूर में। इन केस नहीं है तो फिर यहाँ कहीं पे मरे वो हमें, हमारे कंटूर से तो दूर, ठीक है। तो अगर गामा रियल है, वी मॉडिफाई एल एप्सिलॉन आर, यानी इसको बाय कटिंग ऑफ द इंटरवल गामा माइनस एप्सिलॉन, गामा प्लस एप्सिलॉन को हमने छोड़ दिया, और क्या जोड़ा, क्या, एंड रिप्लेसिंग इट विद माइनस सी एप्सिलॉन गामा, यानी वही ना अपना छोटा सा सर्कल, उससे उसको, ये इसके बदले हमने ये इसको काट लिया, इसको जोड़ दिया। सो बट द आइडिया मुझे लगता है क्लियर है। ओके, नाउ फाइनली अब सिचुएशन ऐसी है, जरा मैं फिर से बना दूं, आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, चलो मैं इसको भी मान देता हूँ, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, तो दिस इज माय आर्क, ये थोड़ा सेमी सर्कल है मान लेना तुम, यहाँ पे कहीं पे गामा अगर होगा तो है, अगर नहीं तो ये वहां पे नहीं होगा, यहाँ पे 0 है, दिस इज आर, दिस इज माइनस आर, एंड दिस इज माय कंटूर। ओके, व्हाट आई डू नाउ फर्दरमोर, अब मैं इसको एक आर्क से जोड़ूंगा, और वो मैं ऐसे जोड़ूंगा जैसे 0 है, मैं जाऊंगा यहाँ नीचे बाय द डिस्टेंस आयोटा गामा बाय 2, आई थिंक माइनस, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, इसके मतलब इट वुड बी टुवर्ड्स द डाउन साइड, और इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि अब जो इस आर्क का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इट वुड बी नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी, इट वुड बी एन ओपन सेट कंटेनिंग इंफिनिटी, दैट इज द ओनली थिंग, जो हमने आर्क को यहाँ जोड़ दिया। सो ओके, मैंने इसका नाम ही नहीं दिया। फाइनली लेट दिस एप्सिलॉन बी द शॉर्टेस्ट polygonal arc in a straight line से बनी arc joining gamma to 0 via minus iota gamma by 2, तो ये है एप्सिलॉन, है ये अपना शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। नाउ नोट दैट अगर मैं अपना फी ऑफ जेड को डिफाइन करूं, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन है लेकिन उतना भी नहीं है, log of 1 minus gamma by z, मैंने log फंक्शन,
अब लॉग में तुम्हें पता है कि इसमें एक प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, पहले तो जीरो पे है ना, जीरो पे इट्स नॉट डिफाइंड, मतलब अगर ना मैं कॉम्प्लेक्स लॉग की बात करूं, बिकॉज यू नो दैट लॉग ऑफ z जो है it is equal to log of modulus of z plus iota argument of theta, है ना? What is this? हाँ, argument of z. अब जो argument of zero है that is undefined, so zero पे तो इसको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब मुझे प्रॉब्लम है अगर z अगर हो गामा के बराबर, है ना, there is a problem, there is a further more problem कि what you call, अगर log of z है it cannot be analytically defined on a line actually, depending upon your आर्गुमेंट को तुम क्या लोगे। मेरे कहने का मतलब है फॉर द सिंपलिसिटी सेक इफ आई टेक द नेगेटिव रियल्स, मतलब जीरो से नेगेटिव रियल्स माइनस इन्फिनिटी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली डिफाइन ही नहीं कर सकते, ऑल्दो वी हमें पता है इसका डेरिवेटिव है, वी नो इट्स एनालिटिक, बट इस आर्क पे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, राइट क्योंकि आर्गुमेंट यहाँ से आएगा तो वो कुछ पाई होगा, यहाँ से आएगा तो माइनस पाई होगा, यानी इस पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस है ही नहीं, दोनों से डिफरेंट लिमिट आ रहे हैं। और फर्दर मोर इट्स अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि मैं अगर इसको iota 2 pi n z करूं, I will get the same argument, so it has got many branches, जिसको हम बोलते हैं, it is a multi valued function, so we generally then we think of a branch मतलब हम n का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, तो अगर हम n को 0 कर देंगे तो we say it's the principal branch. A principal branch would be analytic only if we slit the complex plane, अगर हम यहाँ इस लाइन को खारिज कर दें, यानी c माइनस 0 टू माइनस इन्फिनिटी, अगर हम इसको बाहर निकाल दें, देन इस पोर्शन पे ये लॉग एनालिटिक है, लेकिन इसी पोर्शन पे नहीं, बेसिकली आई कुड हैव सॉर्ट ऑफ कि मैं यहाँ पे स्लिट दूं, फिर मैं अपने एंगल्स को उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्ट करूं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एंगल की नौबत ही ना आने दूं, मतलब कोई भी लाइन जो ओरिजिन से, मतलब मैं उसको slit करूं, तो I can define a branch of log z which is analytic in that slit plane. अब यहां पर भी वही है, so लेकिन यहाँ z डिनोमिनेटर में है, so I can define this in a slit plane, but that has to start from infinity, and I have to put this equal to 0, मतलब something like that. So that is always possible. मेरे कहने का मतलब है मैं infinity से slit plane कर सकता हूँ, right, which avoids this polygon, this arc, ठीक है, यानी अगर मैं इस आर्क का कॉम्प्लीमेंट लूंगा which is an open set which contains infinity, then I can draw a slit in a line from infinity, right, such that मेरा जो log है that would be analytic in that slit plane. इस पे थोड़ा सोचो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सीधे has and by the way इसकी बड़ी consequences हैं, ये जो log की function है ना, ये बहुत ही interesting function है in complex plane. It gives rise to so many different ideas. It gives rise to the idea of Riemann surfaces and many other things. So इसको याद रखो दिमाग में. Has an analytic branch in the complement of this polygonal thing with respect to extended complex plane. Extended complex plane, you know, that would contain infinity. Extended complex plane such that, of course, such that phi of infinity is 0. ऐसा कुछ नहीं, phi of infinity is 0 मतलब हम इसको ऐसे x, because उसका मतलब होता है, जब मैं कह रहा हूँ phi of infinity is 0, that means phi of 1 by z is infinity, मतलब ऐसा कुछ, ओके, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा ना, you get log of 1, that is 0, आइडिया वही है, ठीक है, ओके, because as z approach infinity, this would become very, very small, gamma is fixed, of course, and log of 1 is 0. Okay. Now, therefore, we obtain
अब अगर इस आर्क को मैं अवॉइड करता हूँ, वहां पे एनालिटिक है अराउंड द नेबरहुड ऑफ जीरो, राइट? तो इसका मतलब इस कंटूर जो इस सारी चीज को अवॉइड करता है, वहां पे इसका व्हाट, वहां पे इसका इंटीग्रल जीरो होगा। सो सो वी ऑब्टेन, हमें मिलना चाहिए, यानी अगर ये जीरो है उसका मतलब ये होगा ये जो यहां से यहां तक इसका इंटीग्रल है वो बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रल ऑन दिस, यानी इंटीग्रल ओवर दिस आर्क शुड बी इंटीग्रल ओवर दिस आर्क, क्योंकि टोटल जीरो है, दोनों को ब्रेक किया, देन यूजिंग दैट वी कैन ऐड कंट्रोल इंटीग्रल्स ओवर द जो जहां पे हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो वी विल गेट दिस, लेट मी राइट इट लाइक दिस, वी ऑब्टेन, यानी इंटीग्रल क्या था अपना, वी ऑब्टेन फ्रॉम, उस आर्क का नाम क्या रखा था, पूरी आर्क का, पूरी आर्क का हमने नाम रखा था गामा, है ना, इंटीग्रल गामा एप्सिलॉन आर log of 1 minus gamma z dz is equal to 0, which implies that, चलो मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, what does it imply? It implies integral L epsilon r log of 1 minus gamma by, ये तुमने किया है वैसे इस तरह से, बहुत सारे थ्योरम तुमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किए होंगे, माइनस c sub r log of 1 minus gamma by z dz, ठीक है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि दिस इंटीग्रल ओवर दिस, ये जो है ना, ये वाली आर्क इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ओवर दिस आर्क, बिकॉज टोटल पे उसका इंटीग्रल जीरो है। ओके, नाउ आई कैन राइट दिस एज summation cr, summation n runs from 1 to infinity, what is this, 1 by n, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, gamma raised power n z raised power n. So I have just dz expanding log of z in the neighborhood of infinity. And you know that it's a power series, there is analytic there. Power series है, analytic है, तो हम sum को बाहर निकाल सकते हैं. Now I have used that log of ऐसा बराबर होता है, इसके बराबर होता है summation z n divided by n runs from 1 to infinity. बजाय z के मैं k लिखता हूँ, k है यहाँ पे, हाँ, k, क्योंकि n में अभी थोड़ा इसको बदल दूंगा बाद में, चलो k runs from 1 to infinity, तो यहाँ पर भी मैं k लिखता हूँ। अब z की जगह है यहाँ गामा बाय z, सो आई जस्ट यूज इट। ओके, तो मैं सम को बाहर निकाल सकता हूँ, आफ्टर ऑल इट्स अ पावर सीरीज, इट इज c sub r gamma raised power k into z raised power k dz. ओके, नाउ व्हाट इज cr? cr का मतलब है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कहाँ है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो आज तक मुझे दिखा ही नहीं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी हमें पता है CR का मतलब क्या है, CR का मतलब है all z belonging to C such that z is equal to e raised to power, क्या था, t था रेडियस, हाँ, तो r e raised power iota t where t lies between 0 and pi, नहीं यहाँ थीटा रखा था, चलो थीटा ही रखता हूँ, थीटा lies between 0 and pi, जो ना हमने डिफाइन किया था अभी, जो ऊपर हमने डिफाइन किया, मैंने यहाँ इसको फिर से लिखा। सो z को सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, और फिर इसको वैल्यू देंगे, हम इसको बदल देंगे इस लैंग्वेज में, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रल cr गामा, तो एज इट इज, राइट, k है, अब z की जगह आएगा r e रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा, हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखूंगा फ्रॉम 0 टू पाई, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना हम यहाँ पे, रेज पावर k, और dz किसके बराबर होगा, z इसके बराबर है, तो dz आएगा माइनस आयोटा r e रेज पावर माइनस आयोटा, आई थिंक, इनटू d थीटा,
राइट, ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करके दिस इज व्हाट वी गेट। तो अब मैं, चलो इसको अगर थोड़ा सा ठीक से लिखें, समेशन के है, यहाँ पे के है, मैंने एन रखा है यहाँ पे, के k runs from 1 to infinity, integral 0 to pi, it would be gamma raised power k as it is, जो यहाँ k नीचे है as it is, इसको लिख सकते हैं हम r raised to power -2k -1 में लिखता हूँ ऐसे, क्योंकि r यहाँ पर भी है। ऑफकोर्स तुम्हारे साथ एक माइनस आयोटा भी बैठा है, और e raised to power आयोटा, आई थिंक 2k कहाँ से आ गया, k e raised इसी तरह से आएगा, आयोटा माइनस आयोटा k -1 राइट, इनटू थीटा d थीटा, आई थिंक आ गया है ना, राइट। ओके, अब इसको बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर बाकी को इंटीग्रेट करेंगे। चलो इंटीग्रेट करेंगे, आई होप ये हो जाए खत्म। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल। अब मैं इसको अलग से लेता हूँ, 0 to pi। नाउ कंसिडर, चलो यहाँ रब करता हूँ, कंसिडर दिस इंटीग्रल। क्या इंटीग्रल, एडमिट करते हैं इसको। ये अब कौन आ गया इतनी देर बाद, कंसिडर दिस इंटीग्रल क्या था अपना, r रेज पावर -k -1, यही है ना, क्या करूं मैं, अच्छा r रेज पावर क्या था, -k है यहाँ पे, राइट, क्योंकि -k फिर +1 है, ठीक है। सो इस इंटीग्रल को हम कंसिडर अगर करें, कंसिडर 0, क्या कर रहा हूं मैं, 0 to pi e रेज पावर -k -1 थीटा d थीटा, और साथ में कुछ है और भी, ये तो खैर कांस्टेंट है, लेकिन आयोटा साथ में है, चलो आयोटा को साथ कर देते हैं, माइनस आयोटा, गामा के साथ कुछ नहीं है, चलो। सो पहले तो ये कि अगर k 1 होगा, अगर k 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म है। सो फॉर k इक्वल टू 0 to pi this thing d theta सिंपली है 0 to pi, ये हो गया खत्म, 0 यहाँ पे, तो क्या आ गया, सिंपली माइनस आयोटा d थीटा, वो होगा माइनस आयोटा इंटू पाई -0, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई, सॉरी, है ना। तो पहला वाला तो सिंपली आएगा माइनस आयोटा पाई, राइट। फॉर k इक्वल टू 1, हाँ k इक्वल टू 1, सॉरी k तो 0 है ही नहीं ना, k तो शुरुआत ही 1 से करना है, ठीक है ना। अब दूसरा केस बनेगा, अब अगर k इवन है या ऑड है, नाउ इन केस k इज ऑड, इन केस k